चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑल। तो आपका संडे मैंने ख़राब किया है, उसके लिए माज़रत कि है आपको छुट्टियों के अंदर छुट्टियां मिल रही थी और आप छुट्टियों में छुट्टी एंजॉय नहीं कर सके। तो इसमें जनाब जी मैं क्या कहते हैं, वाकई आपसे शर्मिंदा हूँ। और शुएब, आप अपनी वीडियो ऑफ कर लें। फ़िलहाल इस अंधेरे में मुझे हौसला नहीं बन रहा आगे कुछ करने का आपकी वीडियो देख के। तो शुरू करते हैं आज का हमारी डिस्कशन क्लास। अच्छा, आप में से पहले मुझे वो बताएं जिन्होंने लास्ट डिस्कशन क्लास ज्वाइन नहीं की थी, जिन्होंने टेस्ट वन की डिस्कशन क्लास ज्वाइन नहीं की, वो कौन कौन से हजरात हैं? मैंने नहीं की थी मुझसे। ओके मुदस्सिर, आपका तो वैसे ही मुझे पता है। सर मैंने भी नहीं की। ओके ठीक है, मतलब स्टूडेंट्स यहाँ पे वो मौजूद हैं जिन्होंने नहीं की थी। उसकी रीज़न मैं आपको बताऊं कि ठीक है, मैंने भी नहीं की थी। ओके हो गया हाशमी सर। इसके बाद सर, ओके ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलें, कोई नहीं, चिल मारें, टेंशन नहीं लेनी। आपका थोड़ा सा संडे का टाइम लेंगे इंशाल्लाह, और ये आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा आपके लिए। और आई होप कि आप काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं अंडरस्टैंड भी कर पाएंगे। तो आज हम अपनी डिस्कशन को कन्फाइन करेंगे कुछ पॉइंट्स के ऊपर, ठीक हो गया। लास्ट जो हमने टेस्ट वन डिस्कस किया था उसके अंदर हमने मेजॉरिटी जो हमने फोकस किया था वो क्या था, टेस्ट की मिस्टेक्स के ऊपर। ठीक है कि टेस्ट में कौन कौन सी मिस्टेक्स हो रही है, वो थोड़ा बहुत हमने ऊपर की नीचे की भी बातें की थी, लेकिन ये है कि मेजॉरिटी हमने टेस्ट के ऊपर बात की थी। आज हम मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर साथ साथ बात करेंगे। सबसे पहली बात ये है बेटा जी कि अभी आप एक चीज़ देखें, आप सब ने आई कैप का रिजल्ट देखा होगा, ठीक है, मेजॉरिटी आप में से रिपीटर हैं। और आपने ये भी देखा होगा कि इस टाइम आई कैप का जो क्या कहते हैं रिजल्ट है वो 28% है। और हम तकरीबन पिछली काफ़ी अटैम्प्ट से, मतलब मेजॉरिटी ऑफ अटैम्प्ट से देख रहे हैं तो मुश्किल ही कोई एक अटैम्प्ट होगी जहाँ 30 या 35 क्रॉस की है, नहीं तो नहीं यहाँ पर रहता है। तो उसकी एक रीज़न तो मैं आप बता दूं कि भैया यहाँ पे इस टाइम स्टूडेंट्स की सीरियसनेस शो कर रही है कि मेरे पास इस टाइम 30+ स्टूडेंट इनरोल हैं। और इस टाइम मैंने एक दिन पहले पूरा नोटिफिकेशन दिया हुआ था कि आपने आना है, और उनमें से इस टाइम सिर्फ 10 लोग मौजूद हैं जिनमें मैं इंक्लूड हूँ। तो मुझे निकाल दिया जाए तो 9 लोग मौजूद हैं। तो अल्लाह की मेहरबानी से मुझे निकाल के ही रखें आप, और इसलिए कि मैंने ये पास कर लिया हुआ है। तो अच्छा, पहली बात तो ये है कि भैया जी हमारा जो 28% रिजल्ट आ रहा है, इसका सबसे बड़ी वजह ये है कि हम चीज़ों को लाइट ले रहे हैं। अपनी सीरियसनेस को हमने ये चीज़ की हुई है कि हालात इस तरह पहुंचे हुए हैं, मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या बनेगा स्टूडेंट्स का। खैर, चलें शुरू करते हैं। और आप अपनी वीडियो ऑफ कीजिएगा। ABC अभी मेरे ख्याल में ये नए नए हैं तो इनको आइडिया नहीं है चीज़ों का। अच्छा, तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस की थी चीज़ें काफ़ी सारी, आज थोड़ी सी उनको रिपीट करेंगे ताकि जो स्टूडेंट साथ साथ चल रहे हैं हमारे, जिन्होंने पिछले को मिस कर दिया था, और वो इसको ज्वाइन कर लें। और फिर यह कि मेरे से जो सबसे बड़ी मिस्टेक हुई थी, मैं रिकॉर्ड नहीं कर सका था क्लास, तो मैं आज तक उसके जवाब ही दे रहा हूँ, मुख्तलिफ बातों के आंसर्स कर रहा हूँ। तो अभी इंशाल्लाह हम तमाम पॉइंट्स कवर करेंगे, क्योंकि ये हमारी एक रेगुलर क्लास नहीं है, ये हर टेस्ट के बाद नहीं हुआ करेगी। ये हमारी वन ऑफ द क्लास होगी कि जब लगेगा कि स्टूडेंट्स कुछ ज़्यादा ही मिस्टेक्स कर रहे हैं या कोई जनरल बातें इकट्ठी हो जाएंगी, तो उसके बाद हम इंशाल्लाह एक क्लास रख लिया करेंगे। ओके, मूव करते हैं और देखते हैं कि सबसे पहले मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, अपने दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया। वो लोग हमारे सबसे बड़े मोहसिन हैं कि अपनी आपके ऊपर जुल्म करके, हमें फीसें दे के, अपने 6 महीने वेस्ट करके, और 6 महीने वेस्ट करने वालों में इनमें से बहुत कम है, ज़्यादातर वो हैं जो साल साल डेढ़ डेढ़ साल मिस कर चुके होंगे। तो उन तमाम लोगों का शुक्रिया कि उन्होंने टेस्ट नहीं दिया, तो हमारे ऊपर एहसान किया है, मेरी थोड़ी सी खपत उसमें बच गई। ठीक है, अल्लाह ताला आपको हिदायत दे। अब मूव करते हैं अपनी क्या कहते हैं कुछ जनरल बातों की तरफ कि भैया जी क्वेश्चन पेपर में हमने कहाँ कहाँ पे और कौन कौन सी मिस्टेक्स की थी, या नॉर्मली हम करते हैं। सबसे पहली बात तो बेटा जी यहाँ पे एक चीज़ आती है कि पिछले जिन्होंने मेरी क्लास ली या पिछली जिन्होंने डिस्कशन क्लास ली थी, उन्होंने इस चीज़ को काफ़ी हद तक कवर अप किया, लेकिन फिर भी वो दो चार ही थे। मतलब लास्ट क्लास में 12 से 13 स्टूडेंट्स मौजूद थे, उनमें से दो चार ही थे जिन्होंने उनमें से काफ़ी बातों को कवर अप किया। सबसे पहली बात तो ये है कि टेस्ट को जल्दी में सॉल्व करना। भाई मेरे, कौन सा आपने बैठ के पाकिस्तान की इकोनॉमी पॉलिसी लिखनी है कि आपको इतनी जल्दी है? ओके, किसी हद तक स्टूडेंट कहते हैं कि सर हम जो गिवन टाइम होता है उसकी लिमिट को बीच में करते हैं, ये वो। बेटा जी, अगर हमें वो लिमिट इस टाइम आपसे और इनिशियली इन डेज में फॉलो करानी होती तो हम आपसे लाइव टेस्ट लेते एक टाइम के अंदर के, उसमें बैठ के आप वो सॉल्व करो और टाइम आपको कन्वे किया जाता। तो आपको 24 घंटे देने का मकसद यही है कि आपके 15 टेस्ट होने हैं। ठीक हो गया,
उन स्टूडेंट्स के जो सिर्फ टेस्ट दे रहे हैं उनके 15 टेस्ट होंगे, और जो क्लास ले रहे हैं उनके तो बेतहाशा टेस्ट होंगे। ठीक है, तो जो क्लास लेने वाले स्टूडेंट है, खास तौर पे अगर उन्होंने जल्दबाजी की है तो मुझे उनकी बिल्कुल समझ नहीं आती कि वो क्यों कर रहे हैं। टेस्ट वाले, अभी आपके पास पूरे 24 घंटे होते हैं, आपने सुकून से टेस्ट करना है, आराम से। आपको 1 घंटे का टाइम दिया है, ये वाला टेस्ट आप 1.5 घंटे में करें, अगला टेस्ट आप 1.25 घंटे में करें, उससे अगला टेस्ट आप 1 घंटा 10 मिनट में करें। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता 5 टेस्ट पहले जो है सिर्फ और सिर्फ अपनी इम्प्रूवमेंट, जो आपकी प्रेजेंटेशन है उसको इम्प्रूव करें। मेरे पास टेस्ट आते हैं, मुझे समझ नहीं आता कि उसमें लिखा हुआ क्या है, मैं वहाँ 200% जो है जूम करके फिर देखता हूँ और मुझे पता चला है कि उसके अंदर क्या लिखा हुआ है। तो लिहाजा पहली बात तो यह है कि टेस्ट को सॉल्व करना आराम से बैठ के करना। देखिए, मैं आपको एक और चीज मजे की बात बताऊं, मैं आपको अंदर की एक बात बताता हूँ कि ये जो आप टेस्ट दे रही हैं ना, इस टेस्ट का मेरे ख्याल में वो फायदा नहीं है जो इससे रिलेटेड दूसरी चीजें हैं जिनका आपको एक्चुअल फायदा होना है। सबसे पहली चीज क्या है कि आपको एक शेड्यूल मिल गया जिसमें आपने बैठ के तैयारी करनी है। नहीं तो हमारी बड़ी अजीब सी रूटीन होती है कि हम करते क्या है कि पहले दिन बैठते हैं 3 से 4 चैप्टर, एक दिन जोश आता है हमें और हम क्या कहते हैं किसी की मोटिवेशनल वीडियो देख के आते हैं और बैठ के 4 चैप्टर खड़का देते हैं कि भाई वो पढ़ें। उसके बाद फिर हफ्ता हम हाथ नहीं लगाते। ये हमारी रूटीन रहती है एग्जाम एंड तक जाके, और फिर हमें समझ नहीं आती कि हमने कितना पढ़ लिया और कितना नहीं पढ़ा। पहला फायदा यह है कि आपको शेड्यूल मिल गया है कि आपने उसके दरमियान बैठ के तैयारी करनी है। आपको कॉन्फिडेंस आ गया है कि हमने 14, 15, 20 अगस्त तक जाके इंशाल्लाह तमाम का तमाम सिलेबस विद क्वेश्चन, पास्ट पेपर, राइटिंग में हर चीज उसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। ठीक है, सबसे बड़ा फायदा यह है। दूसरे नंबर पे यह है कि आपको 24 घंटे दिए जाते हैं, और जो स्टूडेंट सबसे ज्यादा मिस्टेक करते हैं वो है उनकी प्रेजेंटेशन का। प्रेजेंटेशन आप इसमें इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी अपनी राइटिंग टोटली चेंज कर सकते हैं, और राइटिंग अपनी चेंज करें बेटा जी। काफी सारे सब्जेक्ट स्टूडेंट जो हैं, फीमेल जो है उनकी राइटिंग बेटर है, मेल तो है वो तो माशाल्लाह ही है ना, कि मुझे नहीं समझ आता कि वो किस जल्दी में करते हैं। खैर, दिमाग बहुत तेज चलते हैं, तो इसमें होता है कि आपको जल्दबाजी चीज़ें होती हैं कि अगले लाइन पे जाएं। और ख़ास तौर पे प्रेजेंटेशन में सबसे ज़्यादा मिस्टेक वो लोग कर रहे होते हैं जिनको पेपर आता होता है। मैंने ये देखा है कि जिनका पेपर ठीक है, जिनका सारा कुछ ठीक है, उनके कंसेप्ट ठीक है, लेकिन उनकी हाइड्राइटिंग इतनी खराब है कि वो पढ़ी नहीं जाती। उसकी रीजन ये होती है कि वो पिछली लाइन लिखते हुए अगली लाइन का सोच रहे होते हैं। बेटा जी, आप जहाँ पे लिख रहे हो आप सिर्फ वही सोचो, आप अगले लाइन तक पहुंच जाओगे। वो कोई यहाँ से पिशावर जितना फासला नहीं है कि आपको टाइम लगेगा आने जाने में। तो जिस लाइन पे हो उसी को सॉल्व करो, जल्दबाजी नहीं करनी। खासतौर पर उन स्टूडेंट्स को कह रहा हूँ जिनको पेपर आता होगा। अगर आपको पेपर आता है और उसके बावजूद आप पास नहीं हुए, तो आज अपने पॉइंट नोट करते जाइएगा और मुझे मैसेज में लाजमी बताइएगा कि आपने एग्जाम में कौन सी मिस्टेक की थी। ठीक हो गया, ताकि हम उसको कवर अप करने की भी स्ट्रैटेजी बनाएं। ये फायदा हो जाता है। दूसरी बात होती है कि हमारे पेपर किताब को पढ़ने की, बुक को पढ़ने की हमारी तरीकाकार क्या है, हम बुक को पढ़ते कैसे। हम जनरल इस तरह पढ़ते हैं जिस तरह हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, जिस तरह हम बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, ठीक है, या जिस तरह हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। लॉ वो चीज नहीं है जो उस तरीके से तैयार हो सके। इसमें एक पैराग्राफ 6 लाइनों का है और उसके अंदर और की जगह आप एंड लगा देते हैं, पूरे का पूरा पैरा आपका गलत हो जाएगा, पूरी की पूरी क्लॉज गलत हो जाएगी। हम अभी देखेंगे और बताएंगे कि कहाँ कहाँ पर चीजें गलत कर रहे हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो आपको बुक पढ़ने का तरीका आना चाहिए। तो जितने स्टूडेंट मौजूद हैं जिन्होंने खासतौर पर लास्ट क्लास ली थी, उनको भी मैंने कहा था कि बेटा जी आप ना क्लासेस में कुछ ना करें, कम से कम जो ट्रायल क्लासेस अवेलेबल हैं वो अरसलान से लेके आप उनको एक बार देखें जरूर। आपको पता चलेगा आपने बुक पढ़ने कैसी है, आपने उसमें से क्रिटिकल पॉइंट निकालने कैसे हैं। देखो, एक क्लास होती है ना, उसके अंदर अगर 3 या 4 लाइनों की है तो उसके अंदर 3 या 4 वर्ड ऐसे हैं जो क्रिटिकल, अगर उनमें से कोई आप ऊपर नहीं कर सकते, आप उनको नीचे नहीं कर सकते। अगर आपने किया, आपकी पूरी की पूरी प्रोविजन गलत हो जाएगी, और क्या कहते हैं आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा सिर्फ एक वर्ड के ऊपर। फिर आप कहते हैं कि पेपर मैंने पूरा किया था, मेरे नंबर क्यों काटे गए। ठीक हो गया, तो आपको बुक पढ़ने का तरीका सीखना है कि स्टडी करने कैसी है, कैसे उसमें से पॉइंट निकाल के आपने हाईलाइट करने हैं कि ये पॉइंट आपने लाजमी प्रोड्यूस करने हैं। अभी हम जब इसका आंसर आगे डिस्कस करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि आपने उसको कैसे करना है। तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे अब हम एक बात करेंगे कि जो इसका क्या कहते हैं टेस्ट का आपको फायदा होगा, वो एक क्या कहते हैं आपका अपना कॉन्फिडेंस है जब आप एग्जाम में बैठे होंगे। क्यों, जो हमारे ये टेस्ट हैं इनमें से मेजॉरिटी पास पेपर है। एक चीज मैं आपको बताऊं कि लॉ, खासतौर पे कंपनी लॉ या एम लॉ है, इनका जो सिलेबस चेंज होता है, एडिशन डिलीशन के अलावा कोई अगर प्रोविजन चेंज हुई है, चेंज होना एक होता है एडिशन डिलीशन, समथिंग डिफरेंट। चेंज होना कि मतलब कोई एक प्रोविजन चेंज हो गई हो, वो बहुत कम है, मतलब 0.1% शायद होगा या 1% होगा। जिस तरह के क्या कहते हैं कंपनीज एक्ट में कुछ चीजें चेंज हुई थी। ठीक हुआ, तो लिहाजा आपने क्या करना है कि अब एक और मजे की बात कि आई कैप अब तक कितनी अटेम्प्ट्स ले चुका होगा, 19, 62, 63, 64 जो भी था, अब तक तकरीबन कोई
राउंड अबाउट 70 to 80 अटेम्प्ट, मतलब एक जनरल लगा लेते हैं कि ले चुका होगा। ठीक है, अगर हम इसमें से लास्ट 50 अटेम्प्ट या 25 या 30 अटेम्प्ट के पास पेपर भी उठा ले, तो मुझे नहीं लगता कि कोई टॉपिक ऐसा है जिसके अंदर क्या कहते हैं वो उसने क्या कहते हैं टेस्ट ना किया हो। ईच एंड एवरीथिंग टेस्ट कर चुका है, हर चीज दो दो तीन तीन तरीके से टेस्ट कर चुका है। तो एक मिनट दीजिएगा मुझे, स्टूडेंट्स का लिंक ओपन नहीं हो रहा, मैं उनको लिंक फॉरवर्ड कर दूं। तो मैं कह रहा हूँ कि जरा जस्ट एक मिनट वेट कीजिएगा। ओके, बात चल रही थी हमारी कि क्या कहते हैं, ओके ठीक है। तो इसमें से कोई एक टॉपिक भी ऐसा नहीं बचा जो आई कैप ने किसी एक तरीके से या हर तरीके से टेस्ट ना कर लिया हो। आई कैप तकरीबन हर चीज टेस्ट कर चुका है। पास्ट पेपर करने से आपको जितना जब आप एग्जाम पे बैठे होते हैं ना, तो आपको ये भी याद होता है कि ये फलां अटेम्प्ट में पेपर आया था टेस्ट का, और इसमें फीमेल का नाम यूज किया था, इसमें मेल का यूज किया, इतना तक आपको याद हो चुका होता है। तो पास्ट पेपर कवर करने की ये वजह है। दूसरी बात, जो सजेस्टेड आंसर है आपको पता चल जाता है कि आई कैप ने किस किस्म की अप्रोच ली हुई है, किस तरह का वो आंसर आपसे डिमांड कर रहा होता है। ठीक हो गया। तो क्या कहते हैं, वो आपसे क्या डिमांड कर चुका है कि उसमें आपने कि इसको करना है, कैसे आपने क्वेश्चन का आंसर ड्राफ्ट करना है, वो आप देख चुके हैं, देखेंगे हम सजेस्टेड आंसर में। ठीक हो गया। ओके, अब हम मूव करते हैं कि आप स्टूडेंट गलतियां क्या कर रहे हैं। पहली गलती मैंने आपको बताई कि आप जल्दबाजी में क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे आप अपनी प्रेजेंटेशन को गौर पे नहीं देख रहे। ठीक है, तो इस तरह के 3-4 मामलात हैं, हम इनको आहिस्ता आहिस्ता देखते जाएंगे और फिर उसके बाद हम मूव करते हैं अपने अब क्वेश्चन पेपर की तरफ। ठीक हो गया। हमने पहला पेपर दिया और इसमें सबसे पहले जो हमारी एक नई चीज ऐड हुई है वो है एमसीक्यूज। एमसीक्यूज जब हमारे एग्जाम में ऐड हुए तो हमारे में से आधों से ज्यादा स्टूडेंट ने, बल्कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट ने टप्पे मारना शुरू कर दे कि लो भाई, लॉ तो पास हो ही जाना है। बेटा जी, ये लॉ है, ये और मुश्किल हो चुका है अब करना। पहले ये होता था कि 1 नंबर 3 नंबर का क्वेश्चन होता था, उसके 4 लाइनें आपने लिखनी होती थी और एक लाइन में अगर आप 2-3 मिस्टेक कर भी देते होते थे तो कुछ ना कुछ आपको मिल जाता था। इसमें 1 नंबर है और आप वो मिस्टेक कर गए, आपका पूरे का पूरा नंबर बर्बाद हो गया। फिर ये है कि ये लॉ है, मैंने आपको बताया है कि हर पॉइंट, हर वर्ड, ईच वर्ड जो इसका मैटर कर रहा होता है, इसको कैसे करना है। आपने वो वर्ड मिस कर दिया, मैं भी आपको बताऊंगा कि आपने कैसे चीजें मिस की और किस किस तरह मिस किया। सोल्यूशन भी देखेंगे, साथ में अपने क्या कहते हैं नोट्स के अंदर से भी देखेंगे क्या कुछ आप मिस कर गए हैं। ठीक हो गया। तो लिहाजा ये और मुश्किल हो चुका है। अब आपको हर लाइन, हर वर्ड, हर चीज आपको पढ़नी पड़ेगी, शॉर्टकट की तरफ बिल्कुल नहीं जाना। तीसरे नंबर पे एक क्वेरी बार बार आती है कि सर हम फलाने बुक नोट्स कर लें, हम सर आसिफ की बुक कर लें, हम सर राइज के पैक की बुक कर लें, या हम सर आतिफ आब्दी की बुक कर लें, किसी की भी बुक कर लें। बेटा जी, लॉ, बीएमबीएस थ्योरी वाले जितने भी सब्जेक्ट हैं, जब तक आप क्या कहते हैं स्टडी टेक्स्ट साथ नहीं पढ़ेंगे, आप कोई पासिंग चांसेस जो हैं वो जस्ट 20 to 25% है, इससे ज्यादा आपके पासिंग चांस नहीं है। मैं आपको बताता हूँ वजह क्या। देखो, एक लॉ है, लॉ जो है वो एक स्टैंडर्ड है। पिछली बार भी मैंने बताया कि आई कैप जो एग्जाम पेपर पैटर्न बनाता है उसमें वो कहता है कि नॉर्मली 60 to 50% जो है वो प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन होंगे। लेकिन अगर आप उसको बैठ के एनालाइज करें तो आप देखेंगे कि उस 60 to 65 में से भी जस्ट 20 to 25 नंबर का पेपर होता है जो एक्चुअल प्रैक्टिकल होता है। बाकी होते तो सिनेरियो है, लेकिन एट टाइम जो रिक्वायरमेंट होती है वो सीधी सीधी सी होती है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं होती। लिहाजा एक चीज आप जहन में रखें कि जो आप पढ़ रहे हैं ये स्टैंडर्ड है। जब प्रैक्टिकल आपके पास क्वेश्चन आए तो आपने वहां स्टैंडर्ड प्रोड्यूस नहीं करना होता, आपने स्टैंडर्ड के साथ क्या कहते हैं जो प्रैक्टिकल सिनेरियो है उसे हर हाल में रिलेट करना होता है। ठीक हो गया। मतलब क्या है कि आपने क्वेश्चन की काफी सारी वर्डिंग उसमें यूज करनी होती है, हमने लास्ट क्लास में देखा था, थोड़ा बहुत आज भी देखेंगे। तो लिहाजा आपने लाजमी जो है, जो क्या कहते हैं क्वेश्चन है वो जो प्रैक्टिकल बेस होगा उसको स्टैंडर्ड प्रोड्यूस करके आप मार्क्स नहीं ले सकते। से कि उसने एक लंबा चौड़ा सा सिनेरियो बनाया और उसके एंड पे पूछता है कि क्या बताएं कि इसमें क्या क्या, जिस तरह के मैंने अभी कहा कि शेयर कैपिटल चेंज करने की रिक्वायरमेंट थी, शेयर राइट चेंज करने की रिक्वायरमेंट थी, वहां स्टूडेंट ने क्या क्या जस्ट पॉइंट प्रोड्यूस कर दिया कि भाई वेरिएशन हो कैसे सकती है, कि भाई स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर दो, ये कर दो, वो कर दो, अल्ट्रेशन फाइल करो, कमीशन से अप्रूवल और हो गया। भाईजान वो प्रैक्टिकल केस है, आप जब तक उसे प्रैक्टिकल केस के साथ रिलेट नहीं कराओगे स्टैंडर्ड का कोई मतलब ही नहीं रहता।
आपने केस का आंसर करना है, तो लिहाजा आंसर के 3 से 4 पार्ट बनाए। शुरू में आप उसकी एक बेस बनाए कि भैया स्टोरी क्या है, उसे एक स्टोरी समझाएं। जिस तरह मैं आपको कहता हूं कि जो क्या कहते हैं एडवेंचर मूवीज होती हैं, कड़ियों से कड़ियां मिलाने वाली बातें होती हैं, लॉ सेम वही चीज है कि आपने कड़ी से कड़ी मिला के चलना है, तब आपको ये जाके तैयार होगा। ठीक हो गया। तो इस तरह की मिस्टेक थी जनरल। अब साथ साथ हम क्वेश्चन भी देखते जाएंगे और उसके साथ साथ क्या कहते हैं हम ये भी देखते जाएंगे कौन कौन सी मिस्टेक्स की गई। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमारे एमसीक्यूज में जाते हैं। पहला ये था कि रिक्वायरमेंट ऑफ 21 डेज नोटिस इन केस ऑफ पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन कैन बी वेव्ड ऑफ इफ। अब यहाँ पे देखें तो ये इस तरह ही है जिस तरह के आप चाइना में घुस गए, मतलब सब एक जैसे ही पॉइंट लग रहे हैं। अब हर चीज सही लगती है। मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर प्रेजेंट इन पर्सन और प्रॉक्सी एंटाइटल्ड टू वोट गिव्स देयर कंसेंट। ओके, 75% मेजॉरिटी ऑफ मेंबर। क्यों? अब इसी आप प्रोविजन को देखेंगे ना कि स्पेशल रेजोल्यूशन की जो प्रोविजन है, हम उस प्रोविजन पे चलते हैं। होप्स कि ये रही स्पेशल रेजोल्यूशन की प्रोविजन है, तो ये चारों के चारों पॉइंट इसके अंदर मौजूद है। आप इस पे बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएंगे। तो जब तक आप इसको इस तरीके से नहीं पढ़ेंगे कि इसके अंदर कौन कौन सा क्रिटिकल पॉइंट है जो मुझे याद रखना है, जिसको आप अगर गलत प्रोड्यूस करेंगे तो पूरी की पूरी आपकी प्रोविजन गलत हो जाएगी, आप गलत कर जाएंगे। अब हम देखते हैं कि भैया यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन क्या थे। अब हमारे पास ऑप्शन क्या थे यहाँ पे, हम उसको देखते हैं और उसके बाद फिर हम इसको डिस्कस करते हैं कि था क्या। पहले नंबर पे क्या था कि भाई मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर प्रेजेंट इन अ पर्सन और प्रॉक्सी एंटाइटल्ड टू वोट गिव देयर कंसेंट। ओके, ठीक है, ये भी अच्छी बात है। 75% मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स एंटाइटल्ड टू वोट प्रेजेंट इन प्रॉक्सी गिव देयर कंसेंट। वाओ माशाल्लाह, ये भी बहुत प्यारा लग रहा है देखने में। ऑल द मेंबर एंटाइटल्ड टू वोट प्रेजेंट इन द मीटिंग गिव्स देयर कंसेंट। ये भी बढ़िया फिर बात है, सारा कुछ तो हमने पढ़ा हुआ है, बुक में तो हमने पढ़ा है। तो फिर भाई इसमें से राइट क्या है? अब यहाँ पे स्टूडेंट ज्यादातर जिन्होंने कहा उन्होंने 75% मेजोरिटी कही या मेजोरिटी ऑफ द मेंबर प्रेजेंट इन प्रॉक्सी कहा। हालांकि उसकी रीजन क्या थी मैं आपको बताऊं कि जब हम इसको पढ़ने लगते हैं तो हमने ये 3 पॉइंट तो बड़े बेहतरीन तरीके से याद किए होते हैं। क्यों? ये डेफिनेशन में आते हैं, हमने नीचे वाला इसको इग्नोर कर दिया। एक बात और ध्यान में रख लें, जब आपसे स्पेशल रेजोल्यूशन का क्वेश्चन आएगा साथ में आपने उसकी एक्सेप्शन लाजमी देनी है। इसके मार्क्स होंगे, एक्सेप्शन के बगैर आपको नहीं आएगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन को जरा पढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं कि अगर वहां पे आती है स्पेशल रेजोल्यूशन का क्वेश्चन है नीचे, हम उसको देखते हैं। किधर गया किधर गया? किधर गया स्पेशल रेजोल्यूशन का क्वेश्चन? है जी, और इस पर प्रोविजन मेंबर्स refused under the provisions of Companies Act 2017। तो आपसे क्या डिमांड किया गया है? प्रोविजन डिमांड की गई है आपसे, प्रोविजन, और ब्रीफली डिस्क्राइब करना है। अच्छा, अब हमारे पास एक और मसला यहाँ पे खड़ा हो जाता है, एक कटा और खुलता है। उसकी रीजन क्या है कि हम लोगों को नहीं पता कि भैया स्टेट का क्या मतलब है, नरेट का क्या मतलब है, डिस्क्राइब का क्या मतलब है, एक्सप्लेन का क्या मतलब है। हमें इन वर्ड्स का ही नहीं पता। हमें अंग्रेजी का ये लेवल है, एक्सप्लेन में हम नरेट कर देते हैं, नरेट में हम ब्रीफ कर देते हैं, ब्रीफ में हम डिस्क्राइब कर देते हैं। हमें इन वर्ड्स की टर्मिनोलॉजी पे गौर करना है कि एक्सप्लेन का मतलब क्या है। अगर वर्ड एक्सप्लेन आया है तो आपने लाजमी उसमें एग्जाम्पल इंक्लूड करनी है। अगर वर्ड नरेट का है तो आप उसमें एक वर्ड भी ऊपर नीचे नहीं कर सकते, आपने एज इट इज करना है। अगर वर्ड ब्रीफ आया है तो आपने उसको कंसाइज करके लिखना है। ठीक है, एग्जाम्पल नहीं देनी। हमें अभी तक ये नहीं समझ आई कि भैया इन वर्ड्स के मतलब क्या होते हैं। एक्सप्लेन है, नरेट है, ब्रीफ है, क्या चीज है। तो सबसे पहले आपने क्वेश्चन को देखना है, फिर उसके बाद देखें इस क्वेश्चन में वो पूछ रहा है कि प्रोविजन बतानी है अंडर द प्रोविजन ऑफ कंप्लेंट, स्पेशल टर्म की प्रोविजन बतानी स्पेशल रेजोल्यूशन की। हमें ये नहीं बताना कि स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होती है। तो प्रोविजन क्या होती है? प्रोविजन पूरी की पूरी हम देखें तो बेटा जी ये पूरी प्रोविजन है स्पेशल रेजोल्यूशन की, जिसमें उसकी एक्सेप्शन भी आती है। तो आपने एक्सेप्शन भी साथ में उसके करनी है। ओके, अब चलते हैं जरा इसका हम क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं। इसके अंदर कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो अगर हम क्वेश्चन में गलत लिख देंगे तो हमारा पूरे की पूरा प्रोविजन गलत हो जाएगा। सबसे पहले एटलीस्ट 75% ऑफ मेजोरिटी। यहाँ पे ज्यादातर स्टूडेंट ने 3/4 लिखा हुआ है, 2/4 लिखा हुआ है, वो कुछ लिखा हुआ है। देखो जो चीज बुक में लिखी है आपने सिर्फ वही करनी है, आप नहीं लिख सकते वो चीज। पहली बात तो ये है कि आप देखें जब कंपनीज एक्ट 2017 आया तो पहले वर्ड यूज होता था 2 वीक्स, 3 वीक्स, 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, 9 मंथ्स, 12 मंथ्स। अब वो यूज नहीं होते, अब नंबर ऑफ डेज हो चुके हैं। अगर आप मंथ यूज करेंगे आप मिस्टेक करेंगे और गलती करेंगे, मंथ नहीं यूज करना। ठीक हो गया। सेम इस तरह एटलीस्ट 75% ऑफ मेजोरिटी, अगर यहाँ पे आप कह सकते हैं सिंपल 75 मेजोरिटी या कुछ इस तरह का वर्ड यूज करेंगे ये गलत हो जाएगा। दूसरी बात, मेंबर्स होने चाहिए प्रेजेंट इन पर्सन और प्रॉक्सी, कि भैया
वो प्रेजेंट होने चाहिए किसी भी सूरत में, प्रॉक्सी की सूरत में भी, पर्सन प्रेजेंट की सूरत में भी। कंपनीज एक्ट में एक चीज आया, पोस्टल बैलेट इंक्लूड हुआ है सिलेबस में, तो वो भी आपने काफी सारा लिख लिया बीच में, अच्छी बात है। और इंटाइटल टू वोट भी होना चाहिए, ठीक हो गया। तो ये वाला पॉइंट पूरा का पूरा कहीं पे क्या कहते हैं मिल गया हमें, इसमें जो हमने आंसर किया था सोल्यूशन थे एमसीक्यू तो उसमें था। लेकिन ये क्या है, 21 डेज नोटिस नहीं था। 21 डेज नोटिस में क्या था, ऑल द मेंबर इंटाइटल टू अटेंड एंड वोट, 100% मेंबर जो है जो वोट देने के अहल भी हो वो प्रेजेंट हो मीटिंग में, खुद प्रेजेंट हो। यहाँ पे कोई प्रॉक्सी वाली बात नहीं है, कोई इस तरह की बात नहीं हो रही। लिहाजा तमाम मेंबर जो अटेंड करने के अहल हों और वोट भी देने वाले हों, वो जिस मीटिंग में मौजूद होंगे, अगर वो प्रपोज कर देते हैं तो 21 डे नोटिस की कंडीशन को वेव ऑफ कर सकते हैं। तो अब हमने क्या देखा, अगर हम एटलीस्ट नहीं लिखते, कुछ लिख देते हैं, सारी प्रोविजन, पूरे का पूरा आंसर गलत हो जाएगा, ये आप लिख लें। मैम प्रेजेंट इन पर्सन और प्रॉक्सी नहीं लिखते, गलत हो जाएगा। इंटाइटल टू वोट नहीं लिखते तो गलत हो जाएगा। जनरल मीटिंग नहीं लिखते तो गलत हो जाएगा। 21 डेज नोटिस नहीं लिखते, आप स्टूडेंट ने ये लिखा हुआ है लेकिन ये वाली चीज भूल गए। ये वाली स्टूडेंट ने काफी सारों ने नहीं लिखी कि नोटिस के अंदर जो किस दिन का नोटिस हो उसके अंदर कंडीशन स्पेसिफाई की गई हो कि भाई हमने स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी है, ठीक हो गया। तो हमने इसके अंदर से 1 2 3 4 5 6 पॉइंट निकाले हैं। इन 6 पॉइंट में से अगर आप कोई भी पॉइंट मिस कर देते हैं, आपका पूरे का पूरा आंसर गलत हो जाएगा, ठीक हो गया। सेम इस तरह इस लाइन के अंदर भी हमने 2 पॉइंट निकाले कि तमाम मेंबर इंटाइटल टू अटेंड वोट और प्रेजेंट इन मीटिंग, तो तब जाके वो डिस्क्वालीफाई, एक आपकी कंडीशन पूरी होती है, नहीं तो ये आपका पूरे का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगले उस पर चलते हैं, ब्रीफ डिस्कस करेंगे क्योंकि ये वाली थोड़ी अभी नई नहीं है, तो इसलिए मैं कंप्लीट इसको डिस्कस करा रहा हूँ। कंपनी शेल डिस्प्ले इट्स इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट एट इट्स, कहाँ पर, एवरी बिजनेस प्लेस, एवरी ऑफिस, एवरी ब्रांच ऑफिस, ऑल ऑफ द अबव, ये तमाम के तमाम लिखे हुए हैं। अगर आप ये कंपनी की प्रोविजन पढ़ेंगे तो इसके अंदर तमाम की तमाम चीजें, ये वर्ड आपको मिलेंगे, आप कंफ्यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन क्या है कि हम इसको देखते हैं कि रिक्वायरमेंट कहाँ पर है इसके। ओके, मैं अभी देख लेता हूँ कि ये कहाँ पर है। तो जल्दबाजी में बंदा वो कर लेता है, ऊपर नीचे हो जाता है। डेट वेदर इट्स इनकॉर्पोरेटेड आर्टिकल प्रोसेस, अभी मेरी नजर में शायद मेरे समझ में नजर नहीं आ रहा सामने। तो अब यहाँ पे जो क्या कहते हैं इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट लगाने की जो रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ क्या कहते हैं बिजनेस के ऊपर है, बिजनेस प्लेस के ऊपर है कि वहां पे देखो एक चीज थी नाम लिखना, नाम उसने कहाँ पे लिखना है, वो हर ऑफिस, हर बिजनेस प्लेस, हर ब्रांच, हर जगह पे लिखना होगा। लेकिन जो इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट है वो जरूरी नहीं कि वो ऑफिस वगैरह और दूसरी जगहों पे लगाती रहे, वो सिर्फ और सिर्फ अपने बिजनेस प्लेस के ऊपर लगाएगी। तीसरे के ऊपर चलते हैं, वो कहते हैं वेरिएशन इन राइट ऑफ द शेयर होल्डर कैन बी मेड ओनली बाय एन अल्टरेशन थ्रू द स्पेशल रेजोल्यूशन इन मेमोरेंडम आर्टिकल बोथ ऑफ द कंपनी पॉलिसी मैनुअल। तो ज्यादातर इसमें से बोथ ऑफ द अबव क्या होता है बेटा जी, आप अगर आप मेमोरेंडम उठा के देखें, उसकी क्लासेस देखें, तो मुझे आप में से कोई बता सकता है कि कितनी क्लासेस हैं टोटल उसमें, अभी किसी के जहन में इस टाइम मौजूद है? अरसलान महमूद, आपको पता हो कुछ इसका आइडिया हो? ओके, साइलेंट है, उस साइड पे लोड शेडिंग चल रही है। मुदस्सिर, आपको पता है? 7 है। 7 क्लासेस हैं। उन 7 क्लासेस के अंदर मुझे बताएं कि किसी क्लास के अंदर आपको शेयर होल्डर का राइट लिखा हुआ नजर आया है कि इसको वोटिंग के इतने राइट हैं, इसके क्या कहते हैं वोट इस मीटिंग में दे सकता है, या इसको डिविडेंड इतना मिलेगा, या मतलब मुख्तलिफ किस्म का कोई राइट आपको किसी क्लास के अंदर लिखा हुआ नजर आया? मुदस्सिर? सर नहीं, नहीं लिखा हुआ है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको किसी क्लास के अंदर, कहीं पे लॉ के अंदर मैंने पढ़ाया था आपको कि कहीं पे ये लिखा आया हो कि आप अपनी मर्जी से मेमोरेंडम के अंदर कोई क्लास ऐड कर सकते हैं या ऊपर नीचे कर सकते हैं? नो सर, नहीं, मेमोरेंडम में नहीं कर। नहीं कर सकते। मेमोरेंडम के अंदर चीजें डिफाइंड हैं, वहां पे जो लिखी हैं सिर्फ वही हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। मेमोरेंडम के अंदर शेयर होल्डर की जो डिटेल आती है वो सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइबर की डिटेल आती है, और वो भी सिर्फ इस हद तक आती है कि उन्होंने कितने शेयर अंडरटेक किए हैं।
इसके अलावा कोई डिटेल नहीं होती कि वो प्रेफरेंस शेयर हैं, ऑर्डिनरी शेयर हैं, उनके साथ वोटिंग राइट है, या उनको डिविडेंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो रिडीमेबल है, इरिडीमेबल है, या उसके अगेंस्ट में पेमेंट हुई भी है कि नहीं हुई, कुछ भी नहीं लिखा होता। ये तमाम चीजें मैंने आपको पहले बताया कि मेमोरेंडम एक कंपनी का ढांचा है। जिस तरह के हम इंसान हैं, हमें कोई बताता है कि भैया एक इंसान को आप कैसे डिफाइन करोगे, आप कहते हो कि जी बिल्कुल एक आदमी हो जिसकी क्या कहते हैं दो आंखें हो, मुंह हो, उसका बड़ा सारा एक सर हो, दो हाथ हो, एक जबान हो जो चुप्पी ना कर रही हो, और इस तरह की उसकी दो टांगे हो, इस तरह का कोई एक स्ट्रक्चर होगा ना तो वो बंदा हो जाएगा। सेम इस तरह कंपनी का जो स्ट्रक्चर होता है वो डिफाइन कर रहा होता है उसका मेमोरेंडम, उसकी चीजें डिफाइंड है कि भाई दो हाथ हैं बंदे के तो उसके दो ही हैं, मेमोरेंडम की 7 क्लासेस हैं तो वो 7 ही होंगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगी। इसके बाद इंसान का आता है अंदर का स्ट्रक्चर। अब मुझे ये बताया जाए कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। अब किसी की एक किडनी है तो किसी की दो किडनी है, किसी का जो हार्ट है वो राइट साइड पे है, किसी का लेफ्ट साइड पे है, किसी के क्या कहते हैं लंग्स का इश्यू है, किसी का लिवर का इश्यू है, किसी का क्या कहते हैं कुछ नहीं है, किसी का कुछ नहीं है। तो हर बंदे का डिफरेंट होता है। ये क्या होता है, हमारी डे टू डे जो एक्टिविटीज होती है, जो हमारे अंदर डेली का बेस की चीजें चल रही होती हैं, ये हमारा आर्टिकल होता है कि हमारा ब्लड ग्रुप क्या है, हमारा दिन में कितनी बार दिल पंप करता है, हमारा ब्लड किस स्पीड से चलता है, हमारी वेन्स कितनी है, हमें नजर कितना दूर तक आता है। तो ये सारी हमारी आर्टिकल है। कंपनी के केस में भी यही होता है कि उसके जो अंदर के मामला होते हैं, जिसमें शेयर होल्डर के राइट्स होते हैं, डायरेक्टर के मीटिंग्स के तरीकाकार होते हैं, वोटिंग के तरीकाकार होते हैं। माशाल्लाह मुझे नहीं लगता कि आप में से किसी बंदे ने जहमत की होगी कि जाके टेबल ए को एक बार देख ले, तो आप देख लीजिएगा। तो कंपनी के जो ऑपरेशनल मैटर होते हैं, इंटरनल मैटर होते हैं, वो सारे के सारे आर्टिकल में आते हैं। तो अगर आपको ये याद है भी नहीं भी है तो कम से कम आपको मेमोरेंडम तो याद होगा ना उसके अंदर क्या कुछ है। तो उसके अलावा अगर कोई भी चीज आ जाती है कंपनी रिलेटेड, वो सारी आर्टिकल में आएंगी, वो मेमोरेंडम में नहीं आएंगी। ठीक हो गया। उसके बाद मैंने एक सप्लीमेंट में से क्या कहते हैं एक पॉइंट उठाया और दिया, और एज यूजुअल जैसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि शहजादियों ने तकलीफ ही नहीं की कि जाके सप्लीमेंट को देखें। हालांकि लास्ट क्लास में मैंने फुल क्या कहते हैं उस पर फोकस किया था कि आप किसी तरह जाके ना वो सप्लीमेंट देख लें। सब डिवाइड शेयर कैपिटल, रोटेशन इन शेयर कैपिटल। सर राइट तो वेरी हो रहा है बेटा, यहाँ पे राइट वेरी नहीं हो रहा, राइट से मुराद समथिंग डिफरेंट है। यहाँ पे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनको ज्यादा शेयर अंडरटेक करने में या उनके शेयर कम करने में, वहां पे। अच्छा एक बात बताएं, मेमोरेंडम के अंदर लिखा हुआ कोई एक राइट मुझे बताएं कि ये मेंबर का राइट है। वहां पे ये तो लिखा हुआ है कि हर मेंबर कम से कम एक वोट लेगा, उसके बाद एक शेयर होना चाहिए। कहीं पे ये लिखा है कि किस क्लास का शेयर होना चाहिए, या उसके साथ लिखा है कि इसके साथ वोटिंग हो। ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या कहते हैं, या लाइबिलिटी को इफेक्ट कर सकता है। सब डिवाइड करना या उनको कंबाइन करना या कंजेस्टेड करना, उनके राइट और वो क्या कहते हैं जो लिखे होंगे वो मेमोरेंडम में लिखे नहीं है। इन केस के अगर मेमोरेंडम में चेंज हुई भी है तो इफेक्ट उसका आर्टिकल पे जाएगा। देखो अगर मेमोरेंडम के अंदर उन्होंने सब डिवाइड किया है तो इससे क्या होगा कि मेमोरेंडम भी चेंज होगा, आर्टिकल भी चेंज होगा। ये तो नहीं हो सकता कि मेमोरेंडम चेंज हो आर्टिकल चेंज ना हो। तो लिहाजा राइट की बात हो रही है कि राइट कहीं पे मेमोरेंडम के अंदर नहीं लिखे हुए कि इसके साथ इसका राइट ये अटैच है। ठीक हो गया। तो आर्टिकल के अंदर उनके राइट लिखे होते हैं और आर्टिकल ही चेंज होता है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि आई क्या आपने कहाँ पे क्या किया है। अभी हमने एक जो सजेस्टेड आंसर देखेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि आई क्या आपने वहां पे क्या किया है, फिर आपको समझ आएगी। मुझे लगता है आप शायद वहीं पे कंफ्यूज कर रहे हैं। आगे चलते हैं। तो मैंने क्या किया कि मैंने सप्लीमेंट में से एक लाइन उठाई और उसको दे दी। तो उसमें क्या था कि भैया एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट के जो सर्टिफिकेट हो वो कौन सा चार्टर्ड अकाउंटेंट देगा। अगर आप में से अभी तक किसी ने सप्लीमेंट नहीं देखा तो यूट्यूब पर वीडियो मैंने इसकी डाल दी है 20 वाले की, और लाजमी जाके देखें कि आपको समझ आए। उसमें से जो मैंने 7 या 5 पॉइंट निकाल के दिए हैं जो इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम के साथ अटैच होते हैं, वो आपको वहां पे मिल जाएंगे और वो आप वहां से उसको देख लीजिएगा कि आप पॉइंट की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ओके, अब मुझे ये कोई बता सकता है कि प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट और एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट में क्या फर्क होता है? फाद आप बता सकते हैं? यस सर। जी जी बताएं, बिस्मिल्लाह। सर जो क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है वो मतलब अपनी कंप्लीट उसके पास एक सर्टिफिकेट होता है, और जो प्रैक्टिस होता है वो मतलब अंडर क्या कहते हैं ट्रेनिंग होता है। यही फर्क है बेसिक। कोई और मुझे इसको ज्यादा क्लियर कर सकता है? इस क्वेश्चन के ऊपर आपके 2 पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। एक इसका क्लियर हो जाएगा, एक मैं आपको इसके ऊपर ये भी क्लियर कर दूंगा कि जो प्रैक्टिस क्या कहते हैं जो
आउटसाइड इंडस्ट्री और इंडस्ट्री आर्टिकल में फर्क है, उसमें एक जगह ये आता है प्रैक्टिस वाला वर्ड, तो मैं आपको इसके ऊपर भी क्लियर कर दूंगा। कोई और रोशनी डाल सकता है? हफ्सा आप बात कर सकते हैं इस पे। ओके, मैसेज आया, मुझे लगता है कि उधर भी फुल लोड शेडिंग चल रही है। सर प्रैक्टिसिंग रजिस्टर्ड होता है ICAP से, गुड हो गया हफ्सा, आपका काफी हद तक अच्छा है। जो चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस कर रहा होता है, मतलब एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस करना, देखो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो लेकिन किसी कंपनी में एम्प्लॉय हो, आप उनके CEO या CFO, आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे, तो लिहाजा आप प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं होंगे। आप अगर आप ICAP के साथ रजिस्टर्ड हैं और आप एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्विसेज दे रहे हैं, मतलब एक्सटर्नल ऑडिटर के या किसी तरह के भी, या सिंपल इसको ये समझें कि आपकी एक फर्म होनी चाहिए। अगर आपकी एक फर्म है और ICAP के साथ रजिस्टर्ड है, तब आप प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट होंगे। तो लिहाजा जितने भी ये FCA या ACA फिर रहे हैं, हर बंदा वो क्या कहते हैं नहीं दे सकता सर्टिफिकेट। सिर्फ एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट जो ICAP के साथ रजिस्टर और प्रैक्टिस कर रहा है, वो प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट कहलाता है। ठीक हो गया, आगे मूव करते हैं। अब देखते हैं थोड़ा सा हम क्वेश्चन 2 और 3 को हम एक सरसरी से देखेंगे और देखेंगे कि इसमें मेजॉरिटी गलतियां क्या की गई थी। वो कहता है जी क्वेश्चन है, ओके ठीक है, रिकॉर्डिंग जिनको चाहिए उनको मिल जाएगी। और उसके बाद बेटा ये है कि हमारे पास 4.5 मिनट रह गए, उसके बाद ये सेशन हमारा 40 मिनट का एंड होगा, तो फौरन ही आपको नया लिंक मिल जाएगा, आपने ज्वाइन करना है विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। आगे चलते हैं। वो कहता है द डायरेक्टर ऑफ मुंतकिल लिमिटेड आर कंसीडरिंग टू रीलोकेट कंपनीज रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम कराची टू इस्लामाबाद टू कैरी ऑन बिजनेस मोर इकोनॉमिकली। ठीक हो गया। Advise company secretary about the steps which must be taken to relocate the registered office under provision of Companies Act 2017। तो बेटा जी पहले मुझे ये क्वेश्चन है कि बताइए कि अगर एक बंदे का ऑफिस मुल्तान से लाहौर शिफ्ट हुआ है तो क्या मेमोरेंडम चेंज होगा? हसन खान जरा इस पे आप रोशनी डालिए, अगर लोड शेडिंग नहीं चल रही है आपकी साइड पे तो। ठीक है, मकान मौजूद है, मकीन नहीं है। हम आगे चलते हैं, हम किसी और को ढूंढते हैं। शुएब, आप इस पे कोई बात करना चाहेंगे थोड़ा सा? ओके, कोई भी वॉलंटियर जो मुदस्सिर आपको छोड़ के, मैंने क्लास में पढ़ाया हुआ। सर अगर एक प्रोविंस के अंदर ही चेंज हो रहा है यानी कि एक जगह से दूसरी जगह, तो फिर हम ना नहीं करेंगे। ओके 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 यानी कि हाँ हाँ, एक चीज मुझे एक और बात बताइएगा, यहीं पे लाइन पे रहिएगा हमारे साथ। वो ये है कि भैया प्रोविंस तो चेंज नहीं हुआ लेकिन CRO चेंज हो गया। CRO कहते हैं कंपनी रजिस्ट्रार ऑफिस, ठीक है। मुल्तान का एक सेपरेट है, लाहौर का एक सेपरेट है। तो अब इस सूरत में क्या होगा, कोई एक चीज मुझे बताएं जो लाजमी होगी। इस सूरत में यानी कि वो उसे जो से सारे डॉक्यूमेंट्स, फिजिकल डॉक्यूमेंट्स उधर ट्रांसफर कर देंगे नए रजिस्टर ऑफिस, ठीक और हो गया, रजिस्ट्रार को विद इन 15 डेज इन्फॉर्म कर गुड देंगे। हो गया, गुड हो गया, गुड हो गया, गुड हो गया। तो अगर आपका CRO भी चेंज होता है, फाज जी आपने हाथ खड़ा किया है, बताइए। ओके, फाद ने सिर्फ हाथ ही खड़ा करना था, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा है। तो आगे चलते हैं। तो लिहाजा जब आपका CRO भी चेंज होगा, CRO से मुराद ये होता है कि जो कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस है ना, वो एक प्रोविंस के अंदर मुख्तलिफ होते हैं, मतलब मुल्तान का अपना है, लाहौर का अपना है, इस तरह फैसलाबाद का अपना है। तो जब अगर इसी तरह का भी केस हो कि मुल्तान के CRO से लाहौर के CRO में शिफ्ट हो रहा है, तब भी वो ऑफिस चेंज होंगे। लेकिन ये क्वेश्चन मेरे ख्याल में आपके लेवल पे नहीं पूछा जाएगा, ये प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन होगा। अच्छा, अब मुझे एक बात यह है कि जैसे ही हमारा प्रोविंस चेंज होगा, एक बात हमारे जहन में आ गई कि हमने मेमोरेंडम चेंज करना। तो सबसे पहले तो हमने 5 से 6 पॉइंट ऐसे रट्टा लगा के रखे होने चाहिए जब किसी किस्म की मेमोरेंडम या आर्टिकल के अंदर चेंज होनी चाहिए। आर्टिकल से ज्यादा मेमोरेंडम में वो पॉइंट फिट होते हैं। सबसे पहला क्या होना है कि कॉल द जनरल मीटिंग, आपने जनरल मीटिंग बुला लेनी है। दूसरे नंबर पे क्या है कि भाई आपने स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर देनी है। तीसरे नंबर पे क्या करना है, भैया आपने SCCP या कमीशन से अप्रूवल ले लेनी है। चौथा नंबर पे आपने क्या करना है, आपने रजिस्ट्रार को बता देना है। ठीक हो गया। ये 4 से 5 पॉइंट हर चेंज में हर जगह पे इक्वली वैलिड है, जिस तरह के सब में होता है। तो लिहाजा एक बात ध्यान में रखें कि मेमोरेंडम चेंज कहीं पे भी हो रहा हो, ये 4 पॉइंट प्रोड्यूस कर दिएगा। 1-2 पॉइंट से वेरिएशन होती है हर चेंज की, ठीक है। ओके ओके हो गया। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे जनाब जी इसको जरा सोल्यूशन के साथ मैच करते हैं और देखते हैं कि अल्ट्रेशन इन रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास, अगर हम इसको देखें तो सिंपल सी चीज है, जो हमारे पास क्या कहते हैं मेजॉरिटी वही चीजें हैं जिसमें मेमोरेंडम को पास करना है। देखें इसके टोटल कितने पॉइंट हैं, 2, 4, 6 और 2, 8, 8 पॉइंट है। 8 में से 4 से 5 पॉइंट तो हमें याद होने चाहिए, जबानी रटे होंगे कि भैया जी अब जहाँ पे देखें उसने
क्या कहते हैं जनरल मीटिंग वाला पॉइंट नहीं डाला, आप एक पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि भैया जनरल मीटिंग कॉल करो, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो, कंपनी जी SECP से कमीशन से अप्रूवल लो, जब कंपनी रजिस्टर ऑफिस शिफ्ट करे 15 दिन के अंदर अंदर आपने रजिस्ट्रार को बताना है, फिजिकल रिकॉर्ड आपके वहां से ट्रांसफर हो जाएंगे। तो अब मैं आपको एक बात बताऊं, ये सारे का सारा सजेस्टेड आंसर है ICAP का। यहाँ से हमें क्या पता चला, अब मैं आपको बताऊंगा कि प्रैक्टिकल केस में और एक्चुअली प्रैक्टिकल क्वेश्चन के अंदर फर्क क्या होता है। वो कहते हैं ना कि 60% एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। मुझे आप ये बताएं, इस पूरे केस के अंदर जो टेस्टेड आंसर दिया है, कहीं पे प्रैक्टिकल सिनेरियो के साथ उसने रिलेट किया है? आपको नजर आ रहा है कहीं पे प्रैक्टिकल? ना उसने कहीं पे मुत्तकिल लिमिटेड का नाम दिया है, ना कुछ किया है, ना उसको सेक्रेटरी को कोई, हालांकि आप सेक्रेटरी को एडवाइस कर रहे हैं तो आपको तो एक लेटर लिखना चाहिए, ऐसा है ना। तो कहीं पे उसने प्रैक्टिकली टच नहीं किया उसको, क्या कहते हैं, क्वेश्चन को। तो मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि सिर्फ 20 to 25 मार्क्स का पेपर